स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या था ये पपी बनाने का, क्रॉलर बनाने का। तो ये समझिए कि अगर आपको बिल्डिंग ही मूव करना है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट इधर से उधर मूव करना है और इसको वर्टिकली करना है, मतलब कि ये जिस साइज़ का है उसमें आप प्रैक्टिकल नहीं था कि आप ऐसे ले आइए और उसे खड़ा कर दीजिए। तो कैसे कीजिएगा? और रहा बात, ये इंक्लाइन पे भी जाएगा, यानी कि आपको स्लोप देना है, क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी मार्शी लैंड है, यानी कि वहाँ पे अगर आप खोदेंगे उसमें पानी तुरंत भर जाएगा। मतलब ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, अब मतलब बहुत सरफेस के पास है, तो वहाँ पे आपको मतलब माउंट बना के उसमें आपको फ्लेम डाइवर्टर बनाना है। तो क्या करें? तो और रहा बात कि रॉकेट हिल नहीं सकता, मतलब कि रॉकेट को 5 डिग्री पे आप नहीं ले जा सकते। रॉकेट स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट और पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और इसका साइज़ बिल्डिंग का है, अच्छा खासा बड़ा बिल्डिंग का है, क्योंकि अगल-बगल कुछ नहीं है तो आम आदमी को सेंस नहीं होता है कि ये कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा है। और इस सब को आपको 1960 में करना है और कंप्यूटर्स अभी इन्वेंट भी नहीं हुआ है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है और किसी का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि ठीक है ये बनाना है, तो ये पूरा स्क्रैच बिल्ट है, यानी कि अब कोई क्रॉलर बनाएगा, मान लीजिए इससे पावरफुल बनाता है, वो बना सकता है, क्योंकि ठीक है इसने बहुत सारा डेटा पॉइंट क्लियर कर दिया क्या होता है कैसे होता है, एक डेटा आ गया, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और नासा ने 2 ठो बनाया था अपोलो टाइम में और अभी भी यूज़ हो रहा है। अभी भी यूज़ हो रहा है, 50 साल क्रॉस हो गया है, अभी भी यही यूज़ हो रहा है। तो समझिए इसका कोर क्या है। तो कोर है मनरो पावर शवल कंपनी जो है, ये इस तरह की कंपनी थी। अमेरिका में उस टाइम बहुत कंपनी होती थी। मतलब अब वो ये नहीं हुआ था कि सब खरीद बेच के एक दूसरे को मतलब 4 ही 5 कंपनी बची, वैसा नहीं था। बहुत सारे कंपनी थे और बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते थे कि सर आपको मतलब बोल रहे हैं ना कि माइनिंग इक्विपमेंट बनाना है तो अलग-अलग कंपनी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स था, अलग-अलग इक्विपमेंट की कंपनी थी। तो उसमें से एक कंपनी ने इस टास्क को लिया कि ठीक है हम करते हैं। ऑब्वियसली और से भी सपोर्ट लिए और इन्होंने बनाया $14 मिलियन के लिए। रहा बात कि वो कितना रुपया है, काफ़ी टाइम बीत चुका है, इन्फ्लेशन काफ़ी हो चुका है, तो $143 मिलियन है, जो कि बुरा नहीं है। मतलब जितना भयानक चीज़ बनाए हैं उसके हिसाब से बुरा नहीं है। और इसमें बाय द वे अभी तक चल रहा है, तो इसीलिए वो सही में बुरा नहीं है। डीजल है, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोलिक चलाते हैं, हाइड्रोलिक से आपका बाकी सारा काम हो जाता है। मतलब मेन इसमें हाइड्रोलिक है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये लेवल रहता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर से इसको बोगीज को घुमाता है और जो प्लेटफॉर्म है जो आप ये देख रहे हैं वो लेवल होता रहता है हाइड्रोलिकली। ये जो आप देख रहे हैं ना कि मतलब इंक्लाइन पे जा रहा है लेकिन रॉकेट स्ट्रेट है, इसी के लिए इतना खर्चा किया गया है। और ये मतलब 4 फीट तक ऊपर नीचे जा सकता है, अपने आप को बैलेंस करता रहता है। तो यही है। और इसको बनाया ऐसा गया है कि ये जाएगा रॉकेट के नीचे और पूरा ये स्टैक उठा लेगा, यानी कि फुल्ली बिल्ट रॉकेट। फ्यूल नहीं होता है, मैं एकदम क्लियर, रॉकेट में कभी फ्यूल भर के नहीं इधर उधर करते हैं, लेकिन रॉकेट फुल है। मतलब कि रॉकेट में सिर्फ वहां पे अटैच करना है, एस्ट्रोनॉट को डालना है, फ्यूल भरना है, आगे बढ़ो। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो साथ में चला जाता है। तो क्रॉलर का काम होता है, इसको व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर आओ, वहां पे जैक लगा के इसको उठाओ, ठीक है, इसको उठा लिए, इस पे सारा चीज़ लगा हुआ है, उठाए, इसको लॉन्च पैड पे लाओ। बोलेंगे लॉन्च पैड इतना दूर क्यों रखे हैं? बात है कि बूम हो जाएगा। ये बनाया गया था अपोलो के लिए। बूम होने पे आपका पूरा लॉन्च असेंबली बिल्डिंग नहीं उड़ना चाहिए, तो इसीलिए दोनों के बीच में दूरी रखी जाती है। जहाँ पे आप रॉकेट को असेंबल कर रहे हैं और जहाँ पे रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा डेंजर है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा फ्यूल है, 100% फ्यूल है, तो वो अगर बूम हुआ तो बहुत खतरनाक डैमेज करेगा। इसीलिए काफ़ी किलोमीटर दूर बनाना होता है कि मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो, ये कबूम करे, दिक्कत ना हो। तो उसी लिए आपको काफ़ी किलोमीटर दूर है। ये इसरो में का भी वही होता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम जो है सारा कोर मतलब मेन जो मोशन है और स्टीयरिंग भी आपको हाइड्रोलिकली करना पड़ेगा। मतलब ये सब जो जैक पे लगे हुए हैं, आपका ये थोड़ा सा पिविट कर सकता है, तो इसको हाइड्रोलिकली स्टीयर करते हैं। मतलब स्टीयरिंग व्हील जैसा नहीं है, लेवल समझ लीजिए है। तो स्टीयरिंग व्हील घुमाइए, वो जैक्स को ऐसे ऐसे करेगा। और आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर ये सबको ड्राइव कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको टर्न इन प्लेस कर सकते हैं, यानी कि सारा को अलग अलग डायरेक्शन पे घुमाइए और वो एक ही जगह पे घूम जाएगा। तो वही है। और इसको यहाँ पे समझिए कि हाइड्रोलिक का 2 मेन काम होता है। पहला तो होता है उठाना ले जाना, लेकिन मेन वही है कि लेवल नहीं बिगड़ना चाहिए। और लेवल
मतलब इसको नापने के लिए, ये बात हो रही है 1960 में, मरकरी एक पाइप में रखा गया, मतलब कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक में मरकरी है, और वो मतलब लेवल के तौर पे ऐसे ऐसे अप डाउन कितना लेवल है वो बताता रहता है। स्पिरिट लेवल जैसे होता है ना, वैसे मरकरी से कर रहे हैं। अब शायद नहीं, अब शायद हटा दिए होंगे मरकरी, लेकिन उस टाइम में वही ऑप्शन अवेलेबल था कि पाइप लगा के मरकरी को करो। बोले हवा पानी से नहीं, हवा पानी में मिक्सिंग का इशू रहता है, मरकरी थोड़ा डेंस है तो वो थोड़ा स्टेबल डेटा देता है, और वो एनालॉगली फीड करके हाइड्रोलिक को अप डाउन कर करके आप करते रहो। ये सारा मतलब कुछ भी हो, रॉकेट टिप तक, मतलब ये जो टिप है वो भी थोड़ा सा भी नहीं हिलता है, इसीलिए इसको एकदम धीरे चलाते, धीरे एकदम हौले हौले 1 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलाया जाता है, वो भी ज़्यादा बता रहे हैं। तो इसको बनाया ही नहीं गया है टोक्यो ड्रिफ्ट करने के लिए, बनाया गया कि हम बिल्डिंग उठाएंगे, बिल्डिंग उठा के ले जाके रख देंगे और उससे तो कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, आपका बिल्डिंग टेढ़ा नहीं होने देंगे, कुछ भी होने पे टेढ़ा नहीं होने देंगे। सैटर्न 5 काफ़ी लंबा था, उसको भी नहीं टेढ़ा होने दिया। स्पेस शटल काफ़ी नाटा और बौना है लेकिन चौड़ा बहुत है, उसको भी नहीं हिलने डुलने दिया। फिर आपका SLS जो है वो काफ़ी बड़ा और भारी है, उसको भी ये संभाल लिया और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बोल रहे हैं जिस हिसाब से ये नासा और अभी का नासा देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम का नासा ने मतलब समझिए 143 मिलियन में क्रॉलर बनाया, अभी तक यूज कर रहे हैं। अभी का नासा ने बोला सर हमको लॉन्च टावर चाहिए SLS के लिए। सर किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको पता नहीं, टावर कैसे बनाते हो। $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बना था, $1.2 बिलियन उड़ चुका है सिर्फ टावर पे, और टावर अभी तक बना नहीं है, तो पता ही नहीं किसको दिया है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये इंस्पेक्टर ऑफिस जनरल करेगा, मतलब कैसे आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे कैसे रहे, मतलब कि बस अरे भाई कोई आ जाओ यार कॉन्ट्रैक्ट ले लो ले लो, अरे बनाना सर, अबे तुम जानो। और यहाँ पे ये बनाया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ अमेरिका मतलब अंदर से ही बर्बाद हो गया है। ऐसा बीस्ट बनाए हैं, अभी तक चल रहा है, अपग्रेड कर करके इसका वजन का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो मिसाइल संभालने के लिए बनाया गया था, तो आपको टेंशन नहीं ले रहा है, बाकी सारा चीज बस अपग्रेड करते जा रहे हैं। अब रहा बात कि इतना बड़ा बीस्ट को चलाइए कैसे, तो हिसाब ये कि इसका खाली सिर्फ छुच्छे ही है 700 टन से ऊपर रहता है, 2720 टन, और मैक्सिमम कैपेसिटी 8200 टन का हो जाएगा ये, अगर इस पे SLS लगाते हैं। SLS का ब्लॉक बी के लिए इसको अपग्रेड किया गया है कि वो मैक्सिमम है। अब अगर रॉकेट तो मतलब उससे भारी हो सकता है, रॉकेट खाली इतना भारी नहीं होता है, इसीलिए ये ले जा सकता है। अगर आप उस पर फ्यूल भर देंगे तो बोले सर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, फ्यूल नहीं रहता है। और इसका अपना फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, ये बंदा है, ये ट्रैक, बंदा ट्रैक, तो इसका फ्यूल टैंक जो है 19,000 लीटर का है, 19,000 लीटर, मतलब टन में नापिए, इसमें 16 टन डीजल जाता है। बाय द वे वर्ल्ड रिकॉर्ड है सेल्फ पावर्ड व्हीकल का, यानी कि अपने पावर पे, क्योंकि इससे बड़े बड़े माइनिंग मशीन है एक दो ठो, लेकिन उसमें कि भैया एक पावर प्लांट है वो दूसरा जगह पे आपका बिजली बना रहा है, वो आपको बिजली दे रहा है, ये अपने पावर पे चलता है। तो इसमें V16 आपका आल्को लोकोमोटिव इंजन दिया गया, बड़ा वाला भरपुष्ट वाला, और वो चला रहा है, वो डीसी जनरेटर चला रहा है, आज भी वो डीसी जनरेटर ही चला रहा है। वो इतना पहले उस टाइम ये नहीं आया था, क्या बोलते हैं, डायोड्स उतने मजबूत नहीं हुए थे कि आप ये बना सकें, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। अभी का आप कोई डीजल लोकोमोटिव खोल के देखिएगा तो उसमें यही मिलेगा, डीजल जनरेटर, और मतलब ये डीजल इंजन और जनरेटर, लेकिन जनरेटर अल्टरनेटर है, वो AC बनाता है, DC नहीं बनाता है। तो ये DC में क्यों है, उस टाइम में वही अवेलेबल था, उस टाइम में स्पिनिंग डायोड नहीं डेवलप हुआ था, तो वही कर सकते थे। मतलब कि मोटर बहुत रिसेंटली बदला, मैं एकदम क्लियर करता हूं, मोटर बहुत रिसेंटली आपका ये हुआ है लोकोमोटिव सब में, ये आपका DC मोटर से लेके AC में स्विच होना, वो 2000 में तो अमेरिका शुरू किया है, इंडिया में तो मतलब 2010 के आसपास में शुरू हुआ कि सारे हमारे लोकोमोटिव में AC ट्रैक्शन मोटर है। ये जिस टाइम बनाया गया था उसमें सारा चीज़, जनरेटर भी DC था, और मोटर जो आप ये देख रहे हैं, ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये बंदा है, यहाँ पे ट्रैक्सल एक्सल है, ये मोटर जो है वो DC ही है। इसको अभी भी रखा गया, और 16 मोटर्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे करके टट 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 4 बार जलाया गया, 16 है, इसीलिए चलता है। और 1 मेगावाट बिजली ये सिर्फ DC ट्रैक्शन में, बाकी कोई चीज़ का मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ DC ट्रैक्शन में खा जाता है। फिर इसमें अभी रिसेंटली अपग्रेड किया गया, मतलब पहले 750 किलोवाट का जनरेटर था, ऑक्सिलरी जनरेटर, अभी वो 1.5 मेगावाट का ऑक्सिलरी जनरेटर, ये छोटा वाला जनरेटर जो है, ये बड़ा वाला है, तो देख रहे हो बंदा है, ये बड़ा वाला जनरेटर मेन लोकोमोटिव का प्राइम मूवर है, और ये नया जनरेटर डाले हैं, इसको डाला गया है ताकि हाइड्रोलिक कैपेसिटी सुधार सकें। ये सब मोटर बोलेगा हम संभाल लेंगे। DC मोटर में ये बात होता है, टॉर्क का आपको टेंशन नहीं लेना है, इट्स लाइक भाई टॉर्क नहीं होता है, हम होते हैं। ये टॉर्क इतना रहता है ये सब में कि मतलब जो आपका शाफ्ट है वो तोड़ दे, उसको आपको टेंशन ही नहीं लेना, मतलब जब उन्होंने बना दिया काम खत्म सर। बस एक दिक्कत है उसमें ब्रश होता है, घिसता है, स्पार्क होता है, लेकिन आप इतना स्लो RPM पे चला रहे हैं तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है।
और उसमें भी वही है कि ये सब एकदम बेबी करके चलाया जाता है एकदम, और मजबूत चीज़ है। लोकोमोटिव में वो ऑलरेडी रोड में, मतलब यानी रेल रोड में 10 साल का सर्विस देने के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पे आराम से चल रहा है। बीच में सर्विसिंग किया गया इस इंजन का कि क्या बदलने की ज़रूरत है, इस लाइक सर इंजन में कुछ हुआ ही नहीं है, केवल बहुत बेबी करके चलाया जाता है, वो डाला गया वही समझ लीजिए। अब लगभग 3 मेगावाट के आसपास ये ऑक्सिलरी में डाल रहे हैं। और ऑक्सिलरी, चूंकि यहाँ पे एक आदमी रहना जरूरी है, इंजन के बगल में आदमी रहना जरूरी है। बोलेंगे डीजल लोकोमोटिव में तो ऐसा नहीं किया जाता, बात है कि रख नहीं सकते ना, वो ठंडा कैसे करेंगे। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी जनरेटर चलता है वो एक बड़ा ब्लोअर, कई सारे ब्लोअर चलाता रहता है ताकि इंजन रूम में रहे। आपको यहाँ जाली दिखेगा, उसमें से एयर फ्लो होता रहता है ताकि आप वहाँ जिंदा रह सके, नहीं तो जल जाइएगा। तो वो वहाँ पे ठंडा करते रहता है ताकि आदमी वहाँ खड़ा रहे। तो कुछ भी इंजन में फॉल्ट हो, लीक हो, हाइड्रोलिक लाइन फेल हो, तुरंत कमांड रोल को बता देगा, सर धांधली हुआ, बंद करो। रॉकेट को आप इंक्लाइन में नहीं फंसना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी हो तुरंत पकड़ सकिए। और एक तो संभाल लेगा, लेकिन 2 रखा गया वही रिडंडेंसी के लिए। ऑक्सिलरी, हाँ ऑक्सिलरी चला शायद नहीं चल सकता, मे भी अपडेट में डाला गया हो, लेकिन चांसेस नहीं है कि ऑक्सिलरी डीसी वाले को चलाएगा। तो काफ़ी पावरफुल चीज़ है, मतलब कि बनाना ऐसा चाहिए। और मोटर बाहर क्यों रखें, वो इसलिए रखें कि सर्विसिंग करना आसान हो, और अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है। और इसमें जो अपग्रेड किया गया उसमें बस वही था कि आपका ये ऑक्सिलरी जनरेटर छेड़ दिए हाइड्रोलिक के लिए, और आपका ये सारे बोगी का बेरिंग बदले। बेरिंग नहीं बनाया गया था एसएलएस के हिसाब से, बेरिंग कमज़ोर था, मतलब स्ट्रक्चर मजबूत, बेरिंग कमज़ोर पड़ रहा था। बेरिंग मतलब उतना लोड स्प्रेड के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए थे, वो सैटर्न 5 के लिए किए थे। एसएलएस बोल रहा है हम और भारी हैं, तो उसके लिए इनको पहले रोलर, टेपर्ड रोलर बेरिंग था, मतलब रोलर था जो 90 डिग्री रख के ऐसे टेपर में थे, उसको हटा के स्लीप बेरिंग किया। अब इस सब में हाइड्रोलिकली प्रेशराइज्ड ऑयल डाला जाता है और स्लीप बेरिंग लगता है, तो लोड संभाल पाता है। अब ये ज़्यादा लोड ले जा सकता है। जो 8,200 टन हुआ ये अपग्रेडेड है, पहले इतना नहीं था। भरपूर चीज़ है। मतलब कि आप देख रहे हो इंजन का एग्जॉस्ट, मतलब जेट इंजन जैसा करता है। बैकअप ये मस्त लगा कि सर आपका बैकअप जनरेटर कितना है, वो भी सर ज़्यादा नहीं, बस 3 मेगावाट का हमारा बैकअप जनरेटर है। अब बात करते हैं इसको नचाया कैसे जाता है, डांस कैसे करते हैं। तो ये समझना बहुत चाहिए, इसको पूरा टीम चाहिए, एक बंदा या बंदी से नहीं चलने वाला। ये स्टीयरिंग व्हील है बाय द वे, उसमें 6 डिग्री तक का आपको टर्न मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसमें पूरा टीम लगता है, और इसका सिर्फ एक काम है, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उठाओ रॉकेट को और इसको शांति से लॉन्च डे पे लॉन्च पैड पे ले जाओ। और इसका पूरा परफॉर्मेंस जो है, कितना हॉर्स पावर है, कितना किलोवाट, किस हिसाब से डिज़ाइन किया था, वो डिसाइड किया गया था कि फ्लोरिडा में है, वहाँ पे जब देखो तब हरिकेन आता रहता है। तो हरिकेन के हिसाब से बनाया गया था कि हरिकेन का वार्निंग, ये समझना बहुत जरूरी है, 1960 की बात हो रही है। इनको था कि सर मान लीजिए आपका रॉकेट है, मान लीजिए आपने लॉन्च टावर बना दिया जो रॉकेट को पकड़ सकता है अच्छा से, लेकिन डिबरी जो उड़ेगा टॉर्नेडो में, वो तो रॉकेट आराम से चीर देगा। तो आप रॉकेट खुला रख नहीं सकते, आप व्हीकल असेंबली बिल्डिंग बनाया गया टैंक जैसा, वो संभाल लेगा। टॉर्नेडो आएगा उसने बोलेगा सर सिर मत खाओ, निकलो तो आप यहाँ से। वो बहुत मजबूत बिल्डिंग है, उसीलिए बनाया गया है कि रॉकेट्स उसके अंदर, और भाई एक सैटर्न 5 नहीं, 4 सैटर्न 5 वो पचा सकता है, 4, कि भैया हमारे अंदर आराम से काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो टॉर्नेडो जब बोर हो जाएगा, निकल जाएगा, तूफान साइक्लोन उक्लोन खत्म हो जाएगा, तब आप निकलिए, टेंशन मत लीजिए। तो रहा बात कि उतना स्पीड से आओगे जाओ कैसे, इसको इसीलिए बनाया गया था कि 24 घंटे की वार्निंग मिल जाती थी, मतलब कि कोस्ट गार्ड आपको वार्निंग दे देंगे कि 24 घंटा है आपके पास सर, निकल लो। तो इसको बनाया गया था कि वेकम से निकलो, भागो वहां तक, क्या बोलते हैं, लॉन्च पैड पे उठाओ और वापस ले आओ, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर ले आओ। इसीलिए इसका आप जब भी सुनेंगे कि कितना टाइम लगता है, 12 से 18 घंटा ही लगता है, बहुत स्लो चला रहे तो 18, और 12 घंटा के अंदर कर सकते हैं। और ये जो रोड है, जो इसके लिए रोड बनाया गया है खासतौर का, उस, और रहा बात है रेल क्यों नहीं डाल दी है, रेल में दिक्कत वही होता है कि मिट्टी ही वैसा नहीं है जो वजन पचा सके, वो धंस जाता। तो हिसाब वही बना, मतलब इतना उसको खोद के, इतना उसमें सीमेंट कंक्रीट डालना पड़ता है कि सर यही बना लो। तो हिसाब बना कि पहले रोड है सॉलिड है, उसके ऊपर रिवर रॉक डाला गया है। ये जो व्हाइट वाला है रिवर रॉक है, इसका 2 कारण है। सेफ्टी है इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो पहले ये स्मूथ है, और दूसरा जैसे ये जब कंप्रेस होता है स्टैटिक एनर्जी खाने लगता है, यानी कि स्टैटिक बिल्ड नहीं होता है। आप रॉकेट की बात कर रहे हो, उसमें जैसे कि आप बात कर रहे हो स्पेस शटल का, उसमें सॉलिड बूस्टर है। सैटर्न 5 का बात कर रहे हो, उसमें भी कम से कम 50-60 सॉलिड बूस्टर्स लगे हुए थे, छोटे छोटे, ऑलियूज मोटर कहा जाता है वो, मतलब रॉकेट को चीरने के लिए। मतलब स्टेज अलग करोगे तो अलग कैसे होगा, तो अलग करने के लिए बुश, एक तो 2 मतलब छोटा वाला एक ठो को पीछे खींचेगा, दूसरा वाला आगे ठेलेगा, फिर मेन इंजन स्टार्ट होगा, ओलिज मोटर जैसे कहते हैं। तो वो सब भी यहाँ अगर आपका चल रहा है, स्टैटिक पड़ गया, बूम हो गया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको पैड को वैसा ही बनाया गया था। मतलब मेन रोड है, रोड के ऊपर रिवर रॉक का एक पूरा परत बिछाया गया है, और वही क्रश होता रहता है। और फिर कभी भी उसको सूखा नहीं चलाया जाएगा, हमेशा उसके ऊपर पानी छिड़का जाएगा। पानी इसलिए डाला जाता है ताकि ये जब क्रश कर रहा है तो वो डस्ट जो है, कि बोले ना अंदर पंखा लगा हुआ है खूब बड़ा बड़ा, वो अंदर
डस्ट ना भर दे, उनका फिल्टर ब्लॉक ना कर दे, इसीलिए ये ट्रक हमेशा उसको स्प्रे करता रहता है आगे। काफ़ी बहुत इन्वॉल्व टीम लगती है। मतलब ये बोले हेडसेट सब के सब, मतलब 25-26 लोग बिजी हैं, तभी जाके ये इधर से उधर होगा। और आगे जाओगे, मतलब आप ले जा रहे हो, फिर वापस कैसे आओगे? कैब 2 ठो दिया हुआ, मतलब ये जो आप कैबिन देख रहे हैं, ऐसा कैबिन 2 कॉर्नर्स में है, एक तो सामने एक तो पीछे। और टेक्निकली इस गाड़ी में कोई फ्रंट या बैक नहीं है, बस कैब ए है कैब बी है, टेक्निकली कोई फ्रंट या रियर नहीं है। तो आराम से आप गए, फिर कैबिन से चेंज करके दूसरे में आ जाओ, चलो, जैसे लोकोमोटिव में होता है, एकदम वैसा ही है। तो बोला ये सब पूरा क्रू लगता है, और इसको मतलब चलाने के लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग लगती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। और 2 ही क्रॉलर है, एक ठो को ही अपग्रेड किया गया, दूसरा रखे हुए हैं नासा, लेकिन उसका मतलब कोई अभी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डांस होता है। टाइम लैप्स, कभी इसका आप टाइम लैप्स देखिएगा, लगेगा क्या स्पीड से निकल रहा है, स्लो में देखिएगा बोर हो जाइएगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। वो सब तो ठीक है, यहाँ तक ले आया, आगे तो समझना है कि वर्ल्ड अब जा रहा है थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में। जो कोल्ड वॉर था, उसमें जो स्पेस रेस हो रहा था, वो था 2 देश दिखाने के लिए कि मेरा बड़ा है। तो आपका उसमें सोवियत यूनियन, नहीं सर मेरा बड़ा है, अमेरिका, नहीं सर मेरा बहुत बड़ा है। तो ऐसे ऐसे करने के चल रहे थे। अभी का जो स्पेस रेस है, इसमें चाइना है कि नहीं सर मेरा बड़ा है, अमेरिका बोल रहा है नहीं सर हमारा बड़ा नहीं है, हमारा तो है ही सर, हम तो हम चेक कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे लोग हैं जिसे हम प्राइवेट प्लेयर्स कहते हैं, इनका भी बड़ा है सर। तो अब प्राइवेटाइजेशन से लड़ाई की जा रही है। अब लड़ाई नहीं कर रहे कि सर देश का आप एकदम $1 बिलियन का बिल लिख दो, बाय द वे वो बिल्डिंग का दाम उतना है, जो व्हीकल असेंबली बिल्डिंग है उसका दाम उतना है। जो आप लोग से 4% अगर देश का बजट क्यों खा रहा था नासा, वो इसीलिए वो बिल्डिंग बन कैसे गया उतना जल्दी। मतलब कभी उस बिल्डिंग का स्पीड देखिए, है सर अब बना दिए सर जी, टेक इट एंड गो सर जी। 4 सैटर्न 5 को संभाल सकते हैं, 4। और एक टाइम में मैक्सिमम 3 रखा हुआ था उसके अंदर। तो वही समझिए। तो अब वैसा नहीं है, अब वैसा एकदम ब्लैंक चेक सर, चेक, पूछो मत जाओ। तो वो तो अब नहीं होगा। तो अब है कि क्रॉलर आज की इकोनॉमी में सेंस नहीं बनता, इतना मास्टरपीस बहीमत बनाना। मतलब अब जैसे अभी आप देखिए इसरो का है कि रेलवे ट्रैक है हमारा, तो ये इसरो क्यों कर पा रहा है? हमारा जमीन सॉलिड है, ठोस, स्ट्रॉन्ग, संभाल लेगा लोड, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया भी वही करता है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, संभाल लेता है। अब इनको मार्शल लैंड में बनाना था, बना दिया, अब ठीक है, अब झेलो समस्या। तो अब अभी का मार्केट आप देखिएगा, तो जैसे अभी सबसे बड़ा सिंगल पीस रॉकेट जो है वो है आपका ब्लू ओरिजिन का रॉकेट। स्टारशिप में नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि स्टारशिप असेंबल्ड नहीं निकलता है, यानी कि बूस्टर अलग आता है, ये स्टारशिप अलग आता है, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ये एक साथ आता है। तो अगर एक साथ का आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ा आता है, लंबा। तो सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट जो है आज का टाइम में वही यूज़ हो रहा है। ये इसमें भी वही यूज़ कर रहे हैं, ये भी वही यूज़ कर रहा है, यानी कि खूब सारे कई सौ चक्के रहते हैं, वो आराम से आपका इधर उधर करता है। रहा बात कि ये उस टाइम नहीं था, उस टाइम इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उतना एडवांस था ही नहीं कि 600 चक्कों को मैनेज कर सके। आज तो वो नॉर्मल बात है, मतलब इंडिया में भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि हाँ सर इस पे तो हम ही काम कर, अरे सर ट्रांसफार्मर तो अभी हम ले गए थे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आज आपको। और हाँ स्लोप में एंगल वो सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट अब जो है, और उसमें ये फायदा होता है कि आप अपने लोड के हिसाब से खरीदते हो, यानी कि सर हमारा लोड छोटा है, एक ठो सर हमारा लोड बड़ा है, तो बड़ा ऑर्डर नहीं कीजिएगा, 4 ठो खरीदिएगा। सर और है, अरे 4 ठो और जोड़ लो, वही देख लीजिए, बस लंबा लंबा आप जोड़ जोड़ के साइज बढ़ाते जाओगे। जैसे कि ये स्टारशिप तो हल्का है तो उतना लंबा नहीं है, लेकिन बूस्टर थोड़ा वजनदार है, तो बूस्टर के लिए थोड़ा बड़ा इनका ट्रांसपोर्टर लगता है। बाय द वे वो रोड जो है उसको इलॉन को ही बनवाना पड़ेगा, वो रोड चिथड़ी उड़ रहा है, सब लोग करेंगे। रोड पे इतना ट्रक्स के लिए बनाया नहीं गया था, एक आउट एरिया है, रोड है, उसका चिथड़ी उड़ाए जा रहे हैं। जब देखो तो नाइट्रोजन का ट्रक आ रहा है, जब देखो तब इसका लिक्विड ऑक्सीजन का ट्रक आ रहा है, जब देखो मीथेन का ट्रक आ रहा है, और फिर ये आ रहे हैं। अब बाय द वे ये रोड पे उतना डैमेज नहीं करता क्योंकि लोड बहुत है, स्प्रेड आउट बहुत है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट अब यूज होता है, और सारे रॉकेट को दाम बचाने के लिए हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, यानी ऐसे रहो, ऐसे लेके मत चलो, ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत। अब रहा बात ये क्यों कर रहे हैं, इनका है कि सर हमारा लॉन्च टावर आधा लोड संभालेगा, यानी कि हम बूस्टर लाएंगे, लॉन्च टावर पकड़ के उसको उठा के रख लेगा, हम स्टारशिप लाएंगे, लॉन्च टावर उठा के पकड़ के रख देगा। तो ये उनकी फिलॉसफी है। फाल्कन 9 में भी ऐसा नहीं होता, फाल्कन 9 भी आपका हॉरिजॉन्टल आता है फिर खड़ा कर देते हैं। इंडिया का अभी तो जैसे जीएसएलवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट का डिज़ाइन है उसमें भी कैसे हॉरिजॉन्टल लाएंगे, फिर हम पैड पे आके खड़ा कर देंगे। तो आप ब्लू ओरिजिन का भी देखिए, हॉरिजॉन्टल आके खड़ा कर देते हैं। सबका वही हो गया कि सर हॉरिजॉन्टल लाओ, फरचांग मत बनाओ बिल्डिंग, मतलब कि कई $1 बिलियन का बिल्डिंग बनाया आपका, वो थोड़ा सा टका महंगा हो जाता है, तो सस्ते में निपटाओ। इंडिया का बाय द वे जितना है नए वाले में हॉरिजॉन्टल होगा, पुराना सहारा आपका खड़ा बिल्डिंग है।
तो ये सब अब किया जाएगा, क्योंकि बोल रेल गवर्नमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर ज़मीन सपोर्ट करता है। हमारे पास ज़मीन का सपोर्ट है, पृथ्वी हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग आराम से डाल देते हैं। इन लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। और जेफ बेजोस का तो वहीं उसी आर्किटेक्चर पे है, सेम जगह पे जहाँ से सैटर्न 5 लॉन्च हुआ था, उसी एरिया में, उसी लॉन्च कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग से आई थिंक 9 किलोमीटर की दूरी पे लॉन्च टावर है। 9 किलोमीटर तक ये सब मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट ले जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इग्नोर्ड टॉपिक के बारे में, भैया रॉकेट इधर से उधर ले कैसे जाते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। मज़ा आया तो हाइप कर दे, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री है, तो आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।